नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने दोस्तों नागरिकता देख रहे थे, तो नागरिकता में अनुच्छेद को हमने देख लिया है। आज हम देखते हैं नागरिकता अधिनियम 1955 ईस्वी। नागरिकता अधिनियम 1955 क्या है, इस पे देखते हैं। तो नागरिकता प्राप्त कैसे की जाती है तथा नागरिकता की समाप्ति कैसी होती है, इस नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा इसको हम देखते हैं। जो नागरिकता प्राप्त की बात है, तो नागरिकता जन्म से प्राप्त हो सकती है, वंश क्रम से, पंजीकरण से, देशीकरण से तथा क्षेत्र अर्जन से। 5 तरीके से कोई भी भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। यदि भारत की नागरिकता समाप्ति की बात देखी जाए तो 3 तरह से भारत की नागरिकता समाप्त होगी। त्याजन से, समाप्ति यानी निरसन से, वंचन से। 3 तरह से नागरिकता को समाप्त किया जाएगा। तो नागरिकता अर्जन के 5 तरीके हैं। सबसे पहले इस पे चर्चा करते हैं कि नागरिकता अर्जन के तरीके, यानी नागरिकता को कैसे प्राप्त किया जाता है। तो 5 प्रकार हैं इसके। पहला है जन्म से। इसमें कहा गया है कि 1955 में कहा गया था कि 26 जनवरी 1950 के बाद भारत के राज्य क्षेत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति है। 1950 के बाद भारत में राज्य क्षेत्र में जो जन्म लेता है वह व्यक्ति नागरिकता प्राप्त कर सकता है। लेकिन 1 जुलाई 1987 में संशोधन के द्वारा कहा गया कि उसके माता पिता या दोनों भारत के नागरिक हों, या सन 2003 या 4 के अनुसार, यानी माता पिता दोनों भारतीय या तो नागरिक हों 4 तक, या अथवा एक भारतीय है अथवा दूसरा अवैध प्रवासी ना, लेकिन अवैध प्रवासी ना हो, कोई विदेशी हो। तो दोनों में से माता पिता हों दोनों भारतीय, चाहे एक ही हो, तो उसके बच्चे को मतलब नागरिकता मिल जाएगी, भारत की नागरिकता मिल जाएगी। यानी इसमें इसका मतलब यही है, 1955 में कहा गया था कि 26 जनवरी 1950 के बाद भारत के राज्य क्षेत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति हो, लेकिन 1950 के बाद जन्म लिया हो वह व्यक्ति। लेकिन 1 जुलाई 1987 में संशोधन हुआ और इसमें कहा गया कि उसके माता पिता या दोनों भारत के नागरिक हों तभी वह नागरिक माना जाएगा। या सन 2003 और सन 2004 में फिर संशोधन हो गया। सन 2003 में 3-4 में संशोधन हो गया। इसमें कहा गया कि भारत के माता पिता दोनों भारतीय नागरिक हों, या एक नागरिक हो भारतीय तथा दूसरा अवैध प्रवासी लेकिन ना हो, तो उसके बच्चे को जन्म से भारत की नागरिकता मिल जाएगी स्वयं। यानी मतलब संशोधन समय के अनुसार होता चला गया। 87 में हुआ संशोधन, 3 और 4 में हुआ संशोधन। तो जन्म से कैसे नागरिकता मिली आपने देख लिया कि वह भारत में जन्मा हो 50 के बाद, 26 जनवरी 1950 के बाद जन्मा हो, उसके माता पिता या तो भारत के नागरिक हो या कोई एक नागरिक होगा तब भी चल जाएगा, लेकिन उसका जन्म भारत में हो तो वह उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। दूसरा वंश क्रम से, यानी रक्त संबंध से। इसका क्या मतलब है? कहा गया 26 जनवरी 1950 के बाद यदि कोई व्यक्ति विदेश में जन्म लेता है और उसका माता पिता भारतीय नागरिक हैं तो वह भारतीय नागरिक है, चाहे जन्म विदेश में हो, कहीं भी हो, सऊदी हो, दुबई हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, रूस हो, कहीं भी हो। वह व्यक्ति विदेश में जन्म लेता है लेकिन उसके जो माता पिता हैं भारतीय नागरिक हैं तो वह भारतीय नागरिक है। सिर्फ उसका पिता भारत का नागरिक होना चाहिए, वह नागरिक है। इसके बाद
इसमें संशोधन किया गया। 10 दिसंबर 1992 को संशोधन किया गया और कहा गया माता पिता या दोनों में से कोई भी भारतीय हो, यानी माता को भी दर्जा मिल गया। यदि माता भारतीय नागरिक है, उसका बेटा यदि विदेश में जन्म लेता है तो वह भी भारतीय नागरिक है। उसके बाद 3 दिसंबर 1904 में कहा गया, फिर संशोधन के द्वारा, इस प्रकार के बच्चे का 1 वर्ष के भीतर भारतीय दूतावास में पंजीकरण कराना होगा। लेट होने पर केंद्र सरकार से अनुमति लेकर वह करा सकता है। कहा गया यदि फिर संशोधन 4 में हुआ कि माता पिता कोई भी एक भारत का नागरिक है, यदि उसके बच्चे को विदेश में कहीं जन्म होता है तो वह भारत का नागरिक है, यानी उसको तभी भारतीय नागरिक माना जाएगा यदि वह जन्म से 1 वर्ष के भीतर भारतीय दूतावास में आपको पंजीकरण कराना होगा, तथा लेट यदि होगा 1 साल के बाद तो आपको केंद्र सरकार से अनुमति लेनी होगी। इसके बाद आप पंजीकरण करा सकते हैं। एक नोट है, इसको देख लेते हैं। तो यदि कोई नाबालिग शिशु हो, ठीक है, यदि कोई नाबालिग शिशु है, दो देशों की नागरिकता पाने का अधिकार तभी रखता है। यदि कोई शिशु है, बालक है, दो देशों की नागरिकता पाने का अधिकार रखता है, यानी माता दूसरे देश की है, पिता दूसरे देश का है, तो बालिग होने पर यदि उसे भारतीय नागरिकता चाहिए तो दूसरे की नागरिकता त्याग करना होगा, क्योंकि नाबालिग है तो कहीं भी उसको नागरिकता मिल जाएगी। शपथ पत्र भी देना पड़ेगा कि बच्चा इस देश का, मतलब इस देश का वह जो कि बच्चा, यानी शपथ पत्र यदि देगा तो वह कहेगा कि बच्चा कि उस देश का जो पावर बोर्ड है उसका यूज नहीं करेगा, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही देश की नागरिकता मिल सकती है। नाबालिग थे तो कोई बात नहीं, बालिग होने पर आपको यदि भारत की नागरिकता चाहिए तो दूसरी नागरिकता को आपको त्याग करना होगा और शपथ पत्र भी देना होगा। इसके बाद वंशकरण के बाद देखते हैं, पंजीकरण के आधार पर भी आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। यदि पंजीकरण क्या है, भारतीय मूल के विदेशी यानी PIO यानी पर्सन ऑफ ओरिजिन्स, जो इंडियन है इनके लिए है। भारतीय मूल के विदेशी यानी भारतीय मूल के हैं लेकिन वो विदेश में रहते हैं, तो ये पंजीकरण के द्वारा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे भारतीय नागरिकता प्राप्त करेंगे, जिनके पूर्वज 4 पीढ़ी तक भारतीय रहे हों, यानी वो भारतीय मूल के विदेशी हैं, उनके पूर्वज 4 पीढ़ी तक भारत में रहे थे, भारतीय रहे हैं, उसके बाद वो विदेश में रहे हैं। तो पंजीकरण के द्वारा कैसे प्राप्त कर सकते हैं नागरिकता, आवेदन से पूर्व, यानी जब उन्हें नागरिकता का आवेदन करेंगे उससे पूर्व उन्हें 7 वर्ष भारत में रहना होगा। इसके बाद आप आवेदन करेंगे, इसके बाद स्वीकृति यदि मिलती है तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। पहली बात इनको कहा गया। इसके बाद कहा गया कि भारतीय नागरिक से विवाह करने वाला व्यक्ति कैसे बन सकता है, भारतीय से विवाह करने वाला उपरोक्त के अनुसार तथा आवेदन से तुरंत पहले 12 माह निवास, या आप 7 वर्ष आवेदन करें, इसके अनुसार उपरोक्त के अनुसार आवेदन से तुरंत पहले 12 माह आप निवास करो पहले, उसके बाद आप को भारत का नागरिक बनाया जाएगा। और कहा गया कि आवेदन से पूर्व 7 वर्ष भारत में रहना होगा, उसके बाद आप आवेदन करेंगे, इसके बाद स्वीकृति मिलेगी, तब आपको नागरिकता मिलेगी। 7 के बदले तो 8 साल हो गए, क्योंकि 7 साल आप निवास करो, उसके बाद 12 माह फिर निवास करो, इसके बाद आप शादी करो, विवाह करो, तब आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। इसके बाद पंजीकरण से बने नागरिकों के नाबालिग बच्चे भी नागरिक होंगे, क्योंकि जो पंजीकरण से
इनको नागरिक बनाया गया तो इनके बच्चे स्वयं नागरिक होंगे। तो यह पंजीकरण के द्वारा भी भारत की नागरिकता मिल सकती है। इसके बाद है देशीकरण के द्वारा। देशीकरण के द्वारा नागरिकता कैसे मिलेगी, इस पे चर्चा करते हैं। देशीकरण द्वारा विदेशी व्यक्तियों को नागरिकता देने का प्रावधान कैसे है देशीकरण के द्वारा, तो काफ़ी इसमें है, इसके बारे में देखते हैं। इसमें कहा गया है कि इसमें उसी देश के नागरिक को भारतीय देश की नागरिकता दी जा सकती है जिस विधि से उस देश में इस विधि से भारतीय नागरिक को दिया जाता है। यानी देशीकरण के द्वारा विदेशियों को नागरिकता देने का प्रावधान तभी है, उस देश को व्यक्ति को नागरिकता मिलेगी जिस देश का जो देश मतलब जो भारतीय नागरिकता देने का जो प्रावधान है, विधि है, नियम है, भारत और उस देश की नियम विधि आपस में मिल रही है कि हमारे देश में भी इस माध्यम से नागरिकता दी जाती है, आपके भी देश में इस माध्यम से नागरिकता दी जाती है, तो उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी जा सकती है। तथा कहा गया कि वह व्यक्ति को आवेदन से पूर्व 12 माह से भारत में रहता हो, यानी 12 महीने से आवेदन से पूर्व भारत में रहता हो तथा इसके पहले 14 वर्षों में कम से कम 11 वर्ष भारत में रहा हो, तो यानी 14 वर्ष वह भारत में निवास के दौरान कम से कम 11 वर्ष तक यदि वह रहा हो तो वह भारत का नागरिक बन सकता है। इसके बाद कहा गया कि वह अच्छे चरित्र का हो, भारत में रहने की इच्छा रखता हो और उसको संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषाओं में से एक भाषा का पर्याप्त ज्ञान हो, संविधान में निष्ठा की शपथ लेनी होगी, तभी जा करके उसे भारत की नागरिकता दी जा सकती है देशीकरण के द्वारा। इसका इतना प्रावधान पूरा करने के बाद कहा गया कि लेकिन यदि कोई विदेशी है, कोई विदेश का व्यक्ति है, विज्ञान, कला, साहित्य, दर्शन, विश्व शांति में अच्छा कार्य किया हो तो उसे नागरिकता दी जा सकती है और सरकार देशीकरण की शर्तों में कुछ या समस्त छूट दे सकती है। यदि कोई वैज्ञानिक है, यदि भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो इसमें छूट वह दे सकता है देशीकरण के द्वारा, या पूरी छूट दे सकता है, या सरकार के ऊपर डिपेंड है। तो देशीकरण के द्वारा भी नागरिकता मिल सकती है। इसके बाद क्षेत्र अर्जन के द्वारा नागरिकता दी जाती है। जैसे यदि भारत कोई नया क्षेत्र का अर्जन करता है तो वहाँ के निवासियों को एक आवेदन जारी करके नागरिकता दे सकता है। जैसे गोवा, पुडुचेरी और सिक्किम, यह पहले भारत क्षेत्र में नहीं थे, भारत ने इस क्षेत्र का अर्जन किया। यहाँ क्षेत्र जो जीते हुए क्षेत्र जो हैं, यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? यदि आप जीते हैं तो आप तो नागरिकता देंगे, तो भारत की नागरिकता इनको मिल जाएगी क्षेत्र अर्जन के द्वारा। जैसे गोवा है, पुर्तगालियों के कब्जे में जो था। तो नागरिकता अर्जन के तरीके हैं। अब आइए नागरिकता समाप्त के बारे में देखते हैं। नागरिकता समाप्ति के तरीके, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। नागरिकता समाप्ति के 3 तरीके हैं। जैसे स्वेच्छा से त्याग कोई दे देता है तब भी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। यदि स्वेच्छा से नागरिकता त्याग देता है तो उसके नाबालिग बच्चे की नागरिकता स्वयं समाप्त हो जाएगी। नाबालिग बच्चे की, बच्चा पुनः बालिग होने पर नागरिकता ले सकता है। यदि कोई स्वेच्छा से त्याग देता है तो नाबालिग बच्चे की नागरिकता स्वयं समाप्त हो जाएगी। लेकिन यदि बच्चा बालिग हो जाता है तो वह फिर से पुनः नागरिकता ले सकता है। स्वेच्छा से कोई त्याग दे तब नागरिकता समाप्त हो जाएगी। युद्ध के समय नागरिकता त्याग लंबित रहेगा। यदि युद्ध चल रहा है, आप सोचो कि हम भारत की नागरिकता त्याग करके भाग जाएं, तो उस समय आपकी नागरिकता स्वीकार नहीं की जाएगी, लंबित रहेगा।
युद्ध समाप्ति के बाद विचार उस पर किया जाएगा। यह है नागरिकता समाप्ति का पहला तरीका स्वेच्छा से। दूसरा है बर्खास्तगी यानी समाप्ति से। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो सरकार स्वतः उसकी नागरिकता समाप्त कर देगी। यह है समाप्ति यानी बर्खास्तगी। तीसरा है वंचन द्वारा भी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। सरकार नागरिकता यह छीनती है। जो वंचन द्वारा है मतलब यह सरकार यह नागरिकता छीनती है। इसमें पंजीकरण और देशीकरण से नागरिक जो बने हैं इन लोगों की नागरिकता छीनी जा सकती है, जो देशीकरण और पंजीकरण के द्वारा बने हैं। यदि नागरिकता फर्जी डॉक्यूमेंट से ली गई हो तो युद्ध के समय में शत्रु देश से गैर विधिक व्यापार संपर्क किया हो, गुप्त सूचना दी हो तो नागरिकता प्राप्त होने से 5 वर्ष में किसी भी देश की न्यायालय द्वारा 2 वर्ष की सजा होती है तो आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। बिना सूचना 7 वर्ष बाहर रहेंगे तो और संविधान का अनादर पर भी आपकी भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी, यदि वंचन द्वारा। तो ये नागरिकता समाप्ति के 3 तरीके हैं। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, जो भारतीय डायस्पोरा है, डायस्पोरा भी चर्चा कर लेते हैं। OCI यानी समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता, समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता, इस पे भी चर्चा करते हैं। ये क्या है? जो 22वीं डायस्पोरा है 3 तरह से। जैसे पहले भारतीय डायस्पोरा था NRI यानी इसमें भारतीय नागरिक हैं, भारतीय पासपोर्ट धारण करते हैं तथा 182 प्लस दिन बाहर विदेश में रहते हैं। इसमें यह कहा गया कि यदि आप कोई भारतीय है, नागरिक है और भारतीय पासपोर्ट धारण करता है तो वह 182 दिन से ज़्यादा बाहर विदेश में रहता है, उसके लिए नागरिकता। PIO कहता है भारतीय नागरिक नहीं है, भारतीय मूल के हैं तो सन 2002 में जारी इसे किया गया। तथा OCI है कि सन 2003 में जारी किया गया, यह एक दर्जा है। दोनों को मिला करके सन 2015 में CAA बनाया गया था। POI तथा OCI को विलय करके OCI कार्ड धारक बनाया गया। तो इस पे चर्चा करते हैं। तो OCI क्या है, जो समुद्र पारी नागरिकता है, इस पे चर्चा करते हैं। तो दोनों का विलय 15 में किया गया था, CAA बनाया गया, PIO और OCI को। तो PIO तथा OCI को विलय करके OCI कार्ड धारक कहा गया, दोनों को मिला करके। तो जो OCI है यह सन 2003 में जारी किया गया, यह एक दर्जा है, यह आप समुद्र पारी हैं, यह एक दर्जा प्रदान करता है। तो देखते हैं OCI यानी समुद्र पारी भारतीय नागरिक किसे कहते हैं, क्या है, क्या इसके नियम कानून है, योग्यता विशेषता है आदि, इस पर चर्चा करते हैं। LM सिंघवी समिति सन 2002 में आई थी। तो इन्होंने सन 2002 में रिपोर्ट प्रस्तुत की। LM सिंघवी समिति सन 2002 में गठित की गई। इसकी रिपोर्ट सन 2002 में आई थी। सन 2003 में OCI प्रारंभ किया गया 16 देशों के लिए, PIO के लिए। सन 2003 में OCI प्रारंभ किया गया 16 देशों के लिए, PIO के लिए, यानी 16 देशों के लिए, PIO के लिए यह प्रारंभ किया गया। सन 2005 में इसका संशोधन किया गया तथा सभी देशों के PIO को OCI कहा गया कि आप PI जो लोग हैं, भारतीय नहीं हैं, मूल के नहीं हैं, आप OCI बन सकते हैं। कुछ अपवाद देश हैं जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश को छोड़ करके इसमें संशोधन किया गया, आप भी OCI बन सकते हैं, यानी आपको दर्जा दिया जाएगा भारतीय डायस्पोरा के अनुसार। इसमें भी सन 2015 में संशोधन किया गया। 1 जनवरी सन 2015 से
पीआईओ तथा ओसीआई का विलय करके ओसीआई योजना के अनुसार समुद्र पारी नागरिकता कार्ड धारक बना दिया गया कि आपको समुद्र पारी नागरिकता कार्ड तभी मिलेगा। कौन बनेगा ओसीआई, इसके लिए कुछ विशेषताएं हैं जिसको आपको पूरा करना होगा। वह एक ऐसा विदेशी हो जो 26 जनवरी 1950 या बाद में भारतीय नागरिक था या उसके योग्य था, या कहा गया 26 जनवरी 1950 या बाद में भारतीय नागरिक था या योग्य था उसके, या 15 अगस्त 1945 के बाद जुड़े क्षेत्र से वह संबंधित था। ऐसे लोग तथा उनके पुत्र पुत्री पौत्र पौत्री सभी योग्य होंगे, उनको ओसीआई योग्य बनने के लिए योग्य था। कहा गया कि आप लोग ओसीआई के अनुसार योग्य, आपको कार्ड दिया जाएगा, आप मतलब समुद्री पारी नागरिकता आपको दी जाएगी, आप समुद्र पारी नागरिकता हैं, आपको एक कार्ड दिया जाएगा। ऐसा इसमें कहा गया कि 26 जनवरी 1950 या बाद में भारतीय नागरिक था या इसकी योग्य था, या 15 अगस्त 1945 के बाद जुड़े क्षेत्र से वह संबंधित था, या ऐसे लोग तथा उसके पुत्र पुत्री पौत्र पौत्री सभी योग्य होंगे और उनको ओसीआई कार्ड दिया जाएगा, यानी आपको समुद्र पारी भारतीय नागरिकता आपको दी जाएगी। ऐसा इसमें कहा गया। इसके बाद कहा गया तथा कि इनके विदेशी जो पति पत्नी हैं 2 वर्ष की सफल शादी हुई हो तथा इनके नाबालिग बच्चे को भी ओसीआई कार्ड दिया जाएगा, यानी ओसीआई बन सकता है, वो समुद्र पारी नागरिकता उसको दी जाएगी। इसके तथा विदेशी पति पत्नी कोई हैं तो ओसीआई जो कार्ड थी इसकी सुविधाएं क्या थी, जिसके लिए अब सभी को ओसीआई कार्ड दिया जाता था, इसकी सुविधाएं थी, तभी तो सब लोग इसको लेना चाहते थे। इसको क्या योग्यताएं थी, क्या सुविधाएं थी, इस पर देखते हैं। पहला, आजीवन भारतीय वीजा कार्ड को मान्यता मिली, आपको आजीवन भारत में आ जा सकते हैं। FRO में रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा, फॉरेन डिपार्टमेंट। इसके कुछ अपवाद हैं कि शोध कार्य के लिए अनुमति चाहिए आपको, जो शोध कार्य के लिए इसकी अनुमति आपको चाहिए कि आप लोग कोई शोधन का कार्य नहीं कर सकते हैं। तो आजीवन आपको वीजा कार्ड दिया है, समझ लो एक वीजा कार्ड है, आपको वीजा लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद कहा गया अनेक सार्वजनिक स्थानों पर जैसे राष्ट्रीय पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य आदि स्थानों पर भारतीय नागरिक के बराबर ही आपको शुल्क देना होगा। पूंजी निवेश व्यवसाय में सहूलियत दिया जाएगा आपको। घरेलू उड़ानों में NRI के समान आपको शुल्क भी देना होगा। यदि ओसीआई कार्ड धारक 5 वर्ष से अधिक हैं तो भारतीय नागरिकता का आवेदन करने योग्य वह हो गया है। ओसीआई कार्ड धारक है तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी यदि 5 साल ओसीआई कार्ड है तो। ये ओसीआई जो कार्ड है यानी समुद्र पारी नागरिकता जिनको मिली है, इनकी ये सुविधाएं हैं। इसके बाद ओसीआई यानी समुद्र पारी भारतीय नागरिकता की समाप्ति कैसी होगी ओसीआई की, यदि फर्जी तरीके से प्राप्त की हो, युद्ध काल में शत्रु के साथ गैर कानूनी संपर्क रखे, ओसीआई पंजीकरण के 5 वर्ष के अंदर यदि 2 वर्ष की सजा कैद हो गई उसको, संविधान का अनादर किया हो उसने, यदि देश की एकता अखंडता सुरक्षा विदेशों से मित्रता संबंध प्रभावित हो तो सरकार चाहे तो उसे ओसीआई कार्ड से वंचित कर सकता है। इसमें है ओसीआई क्या दोहरी नागरिकता है, तो यह क्या है, तो एक क्वेश्चन भी बनता है ओसीआई क्या दोहरी नागरिकता है, तो यह दोहरी नागरिकता नहीं है, क्योंकि ये ओसीआई कार्ड धारक नागरिक जैसे अधिकार नहीं रखते हैं, क्योंकि जो नागरिक हैं ऐसे अधिकार इनको नहीं दिया जाएगा। आर्टिकल 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता, ओसीआई के समान अवसर इनको मिलता है।
अवसर मिलता है, यानी इसको अवसर नहीं दिया जाएगा, कोई भी अवसर की समानता इनकी नहीं है, इसलिए इनको नागरिकता, दोहरी नागरिकता या नहीं है। महत्वपूर्ण पदों पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश, हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, यह ओसीआई कार्ड धारक नहीं बन सकते। ओसीआई कार्ड धारक मतदान नहीं कर सकता तथा लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल में इसे निर्वाचित नहीं किया जा सकता। कृषि एवं बागानी भूमि यह नहीं खरीद सकता। सार्वजनिक सेवा में ओसीआई यह नहीं बन सकता, कोई भी सार्वजनिक सेवा आईएसपीसीएस, तो तब तक मंजूरी इनको जब तक ना मिले तब तक इनको हम दोहरी नागरिकता नहीं इनको दे सकते, यानी इनको दोहरी नागरिकता प्राप्त नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है नहीं, ओसीआई क्या दोहरी नागरिकता है, नागरिक है नहीं। तो अपने दोस्तों इस पे चर्चा की है दोस्तों, तो मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।